हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन ने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था अलजेब्रा को। अपन ने उसकी 10 क्लासेस कंप्लीट की थी, है ना। देखिए, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा। अलजेब्रा मैंने उसे पूरा कंप्लीट किया है, 0 से स्टार्ट किया था और लास्ट तक अपन इसको लेकर चले थे। जिन्होंने भी देखा होगा उन्हें पता होगा। तो देखिए, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो एडवांस मैथ्स की मैं कह सकता हूँ जान है। अगर इसे नहीं पढ़ा तो आपने एडवांस मैथ्स को स्टार्ट ही नहीं किया, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आज अपन ज्योमेट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास है उसकी, इसको भी वही 0 से लेकर चलेंगे और लास्ट जो इनफाइनाइट इसकी जो लेवल है वहां तक इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, कहते हैं ना 0 से लेकर चलेंगे और लास्ट में जाके इनफाइनाइट पे इसको रोकेंगे। ठीक है, अलजेब्रा जिसने ही मुझसे पढ़ा होगा उसने देखा होगा 10 क्लासेस में मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसको भी 0 से लेकर चलेंगे, इनफाइनाइट तक लेकर चलेंगे, यानी बेसिक से एडवांस तक। तो देखिए, आराम आराम से समझेंगे। आज बहुत ही इसकी बेसिक क्लास है। पहले मैं इसको टर्मिनोलॉजी जो जो काम आएगी वो सारी बता दूंगा आज आपको, और इसमें किस तरह से स्टार्ट होगा वो आपको बता दूंगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आज वाली क्लास से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है। ये किसी को ये नहीं पता कि ये स्टार्ट कहाँ होता है, खत्म कहाँ पे जाके होता है। तो देखिए, स्टार्ट ये होता है लाइंस एंड एंगल्स से। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को 2-3 चीजें पढ़नी होगी, वो आपको पहले बताता हूं मैं। तो लाइंस का मतलब रेखाएं और एंगल्स का मतलब कोण। ठीक है, तो देखिए लाइंस और एंगल, सबसे पहले आप ये देखिए लाइन बनी कैसे। लाइन का मतलब होता है रेखा। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि ये क्या चीज है। ये क्या चीज है, इसे कहते हैं इंग्लिश में पॉइंट और हिंदी में कहते हैं इसे बिंदु। ठीक है, ये क्या एक लोकेशन होती है, यानी अपन ऐसे कहते हैं कि ए बिंदु से चला बी बिंदु पर जाकर रुका। ए बिंदु से मैंने चाप काटा, बी बिंदु पे काटा। ठीक है, कोण ए ओ बी। तो ए क्या है, एक मतलब ये क्या है, पॉइंट है। और पॉइंट क्या होता है, इसकी नो रेडियस, इसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, कोई मोटाई ना हो, कोई गहराई ना हो, कोई ऊंचाई ना हो, वो क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट। अब देखो, पॉइंट का क्या मतलब है कि यहां पर एक पॉइंट मैंने खींच दिया और यहां पर मैंने इसको बोला कि यहां से एक ना कुछ भी मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। और मैंने कहा कि यहां जाके ये फिनिश हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को बोलेंगे अपन प्रारंभिक बिंदु और एंड पॉइंट को अंतिम बिंदु। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया पॉइंट क्या है। अब इस पॉइंट से ही लाइन बनेगी। लाइन का मतलब रेखा। तो देखिए कैसे बनेगी। पॉइंट क्या होता है, मैं पॉइंट की डेफिनेशन एक बार आपको बोल देता हूं, जिसको नोट करनी है नोट कर लेना। ऐसा वृत्त जिसकी ना कोई गहराई होगी, ना कोई त्रिज्या होगी, ना ही कुछ मोटाई होगी, वह क्या कहलाएगा, ऐसा वृत्त क्या कहलाएगा, वो बिंदु कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। तो ठीक है, तो देखिए इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूं लाइन, यानी रेखा। तो देखिए रेखा क्या होता है, रेखा वह होता है कि एक पॉइंट है और यहां पर, यहां से यूं चले जा रही है, यहां से स्टार्ट हो गई। ठीक है, और ये जो स्टार्ट पॉइंट है ये भी यहां से चले जा रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब है ऐसी एक लाइन जो एक बिंदु से स्टार्ट हुई और वो रुकी नहीं, रुकना ही नहीं चाहती। यानी अगर मैं इसको यहां बढ़ाऊंगा तो यहां भी बढ़ जाएगी, वहां बढ़ाऊंगा तो वहां भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसका नो एंड पॉइंट। ठीक है, नो एंड पॉइंट। रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, यानी वो रुकती नहीं है। अपन को इसको दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे कि यहां मान लीजिए ए लिख लीजिए, ये बी लिख दीजिए, तो रेखा क्या हो गई, रेखा हो गई ए बी के ऊपर। इस प्रकार से आपको दर्शाना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको एरो लगाने पड़ेंगे। ये एरो क्या दर्शा रहे हैं, एरो ये दर्शा रहे हैं कि यहां से भी स्टार्ट कर दूंगा तो ये चल जाएगी, वहां से स्टार्ट करूंगा तो वहां से भी चल जाएगी। समझ में आ गया। तो लाइन क्या है, बेसिकली लाइन ये है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, चलती जाएगी, कभी नहीं रुकेगी, चाहे इस तरफ बढ़ा लो चाहे उस तरफ बढ़ा लो। या मैं अगर कहूं कि इस पॉइंट से ना स्टार्ट हुई, इस पॉइंट से स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगर यहां से बीच में से कहीं से स्टार्ट हुई है तो यहां भी जा सकती है, यहां भी जा सकती है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद दोनों इसके एंड पॉइंट नहीं होते हैं। अगर यहां से आगे बढ़ा दो चाहे वहां से आगे बढ़ा दो। ठीक है, रेखा समझ में आ गई, लाइन समझ में आ गई। इसके बाद अपन चलते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। क्या है लाइन सेगमेंट, अब देखो इसका हटा रहा हूं मैं।
छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बिल्कुल जीरो लेवल की चीजें हैं जो समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन बन जाता है इस पे, और कैसा बनेगा वो बताऊंगा आपको मैं। देखिए अब आ रहा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। रेखाखंड, अब रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, सबको पता चल रहा है कि एक ही लाइन का कोई टुकड़ा होगा, रेखा का कोई खंड होगा, पार्ट होगा। यानी देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये एक रेखा थी, ठीक है, ये क्या थी, एक लाइन थी। अब यहां से मैंने इसे क्या किया, यहां से काट दिया, ये भाग अलग कर दिया, और यहां से काट दिया, एक भाग अलग कर दिया। यानी अब मैं इसको उतार के नीचे ला रहा हूं, उतार के ला रहा हूं, तो देखो इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट, 2 पॉइंट से मैंने काटा है ना इसको, तो ये काट के ले आया, यानी टुकड़ा है। अब टुकड़ा है तो वो इसके तो दोनों एंड पॉइंट होंगे, यहां से लेकर और यहां तक, यही है, मैंने यही काटा था। अब यहां से देखो ए बी तो थी रेखा, यहां से सी और डी क्या हो गई, यहां से सी और डी नीचे उतारा मैंने, ये सी और डी। अब देखो ए बी तो क्या है, रेखा है, मैंने इसको इस तरह से रचाया, लेकिन सी और डी, जो सी डी है वो क्या है, बस ऐसे लाइन आएगी। इसका मतलब ये होता है कि रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है कि ये केवल यहां पर है तो यहीं पर रहेगी, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। ये यहां है तो यहीं रहेगा। अब जैसे कहते हैं ना 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, 2 सेंटीमीटर का रेखाखंड, तो देखो ये मान लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, तो इसको आप बढ़ा नहीं सकते। कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि 5 सेंटीमीटर की रेखा है ना, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की लाइन, कभी नहीं होगा, लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए ये लाइन सेगमेंट है, 5 सेंटीमीटर का है और इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा, चाहे इधर से खींचोगे नहीं खींचेगा, एरो थोड़ी लगा हुआ है, इसमें तो एरो लगा हुआ था लाइन में। अब लाइन में से मैंने काट के एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड निकाला, और वो रेखाखंड क्या हो गया, CD। इसको दोनों तरफ से बढ़ाया नहीं जा सकता, ये फिक्स रहता है। लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट के आगे क्या आता है। देखिए लाइन के बारे में मैंने आपको छोटा मोटा बता दिया, ठीक है। इसके बाद एंगल, देखो एंगल क्या होता है, ANGLE, ठीक है। एंगल यानी कोण। देखिए कोण क्या होता है, कोण एक बेसिकली ज्यादा कोई खतरनाक चीज नहीं है। एंगल अपन बोलते हैं 90 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री कोण है, 270 डिग्री का कोण है। ये कैसे बनता है कोण, देखिए कोण का मतलब ये होता है, डेफिनेशन ये होती है कि दो रेखा यानी लाइंस, दो लाइंस का जो एंड पॉइंट है वो एक ही होगा। दो लाइनों का एंड पॉइंट अगर एक ही होगा तो जिस बिंदु पर वो एंड पॉइंट होगा वहां से वो जो दो रेखाएं होगी वो जिस कोण पे मुड़ी हुई होगी, यानी देखिए मैं बताता हूं, उसे एक कोण कहते हैं। आकृति होती है, कोण क्या होता है, वो भी एक आकृति होती है, एक ज्यामिति होती है। देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। इसका एंड पॉइंट ये है और इसका एंड पॉइंट ये है। मैंने मान लिया ये थी AB लाइन और ये थी AC लाइन, ठीक है। तो देखिए AC का जो एंड पॉइंट है वो भी ये है और AB का एंड पॉइंट वो भी ये है, तो मिलकर ये क्या बना रही है, कुछ इस तरह से बना रही है, इस तरह से बना रही है। तो ये क्या हो गया, ये थीटा हो गया, यानी कोण हो गया। तो दो लाइंस का अगर एंड पॉइंट एक ही होगा तो आकृति क्या बनेगी, कोण बनेगी। छोटी छोटी चीज समझ में आ रही है। कोण की डेफिनेशन क्या हो गई, यदि दो लाइंस, यदि दो रेखाएं, उनका दोनों का एंड पॉइंट यानी अंतिम बिंदु एक ही हो तो जो आकृति बनेगी वो क्या होगी, कोण होगी, ठीक है। ये कोण क्या है, कोण है आपका CAB, CAB, जिस पर कोण होता है वो बीच में आता है, ठीक है। अपन इसको ऐसे भी दर्शा सकते थे, कोण A, कोण A, ठीक है। अब इस कोण के ही प्रकार होते हैं, लेकिन प्रकारों को पढ़ने से पहले मैं लाइंस के प्रकार पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि लाइंस क्या होता है और एंगल क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं लाइंस के आपको टाइप बताता हूं। देखिए ये समझ में आ गया कोण। अब कोण के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन कि लाइंस कितने प्रकार की होती है। लाइंस बेसिकली दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं, देखिए लाइंस के 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, लाइंस लिख रहा हूं मैं यहां पे, और ये 2 टाइप्स। पहला टाइप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सरल रेखा, ठीक है, क्लियर है। और दूसरी होती है, क्या होती है, कर्व लाइन, कर्व लाइन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वक्र रेखा। क्या, वक्र, हिंदी में बोलते हैं वक्र रेखा। अब इसकी कैसे आकृति होती है, क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि सीधी रेखा। अब रेखा है तो ये इस तरह से एरो लगे रहेंगे ना भाई, कि भाई दोनों तरफ से चल सकती है, चाहे इसको यहां बढ़ा लूं चाहे यहां बढ़ा लूं, कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आती है वक्र रेखा। वक्र रेखा का मतलब होता है इस तरह से कोई लाइन हो,
कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो। तो ये देखिए ये ए बी क्या है, ये तो सीधी रेखा यानी सरल रेखा, इसको अपन सीधी रेखा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीधी रेखा। क्लियर? और ये होती है वक्र रेखा। वक्र रेखा देखिए ये भी ए बी है, चाहे इसे भी आप ए बी मान लो, है ना। तो ये भी एक रेखा ही है लेकिन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, कर्व है। जैसे रस्सी होती है, रस्सी को अपन तान देते हैं तो वो सीधी रेखा हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर रस्सी में थोड़ा सा भी अगर बैंड है, ढीली है, वो क्या हो जाएगी? कर्व लाइन हो जाएगी। समझ में आ गया? मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि अगर कोई तार है, रस्सी है जिसपे आप कपड़े वपड़े सुखाते हैं, अगर उसको अपन सीधा एक बार बिल्कुल सीधा बिना कोई बैंड के उसको सीधा तान देंगे, ठीक है, अपन ने एक तरफ इसको बांध दिया, एक तरफ बांध दिया, तो वो क्या हो गई? एक सरल रेखा हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, बिल्कुल सीधी। और कर्व का मतलब क्या है? उसी रस्सी में हल्का ढीला छोड़ दो, उसको ढीला छोड़ दो तो वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, वो बैंड हो जाएगी कर्व रेखा, कर्व लाइन हो जाएगी। क्लियर? बहुत अच्छे से समझाया है, कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन। अब ये जो आगे फर्दर स्ट्रेट लाइन को भी आगे पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो देखते हैं अपन क्या है। समझ में आ गया? लाइंस 2 प्रकार की, बेसिकली 2 प्रकार की होती है रेखाएं, 2 प्रकार की, एक सीधी रेखा और एक वक्र रेखा। क्लियर हो रहा है? देखिए मजा आएगा, देखना, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। ज्योमेट्री को अपन लास्ट में ऐसी खतरनाक तरीके से खत्म करेंगे ना कि हर एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम बैठ जाओ, ज्योमेट्री यहीं से पूछेगा, ठीक है। तो देखिए अब आता है अपना स्ट्रेट लाइन के टाइप्स। तो अपन अब पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइंस के प्रकार। सबसे पहला प्रकार क्या? पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं समांतर रेखा। ये सब आपको पता है, मुझे पता है, सबने 8th क्लास में पढ़ा है, लेकिन क्या यादें धुंधली हो जाती है? मेमोरी जो होती है, अपनी मेमोरीज होती है, वो धुंधली हो जाती है, याद दिलाना तो बनता है। तो ये क्या है? समांतर रेखाएं। और वो क्या होती है अभी देखते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैरेलल। देख लेना स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो तो, पैरेलल लाइंस, है ना, ठीक है, पैरेलल लाइंस। अब इसका मतलब ये होता है कि 2 रेखाएं, देखिए इनके अंदर जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस डी मान लो, है ना, वो चाहे जिंदगी खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी कम ना हो। समझ रहे हो? यानी ये जो डिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ पे डिफरेंस जो था इनके बीच में 2 सेंटीमीटर का था, और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का है। मान लो मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊँ, तब भी मैं आगे जाके अगर इसको मेजर करता हूँ तो 2 सेंटीमीटर का ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ही ये समांतर रेखाएं हैं। कौन कौन सी? ये तो हो गया ए बी और ये सी डी। ये तभी समांतर है जब इनका अनंत काल तक, हमेशा अपनी जिंदगी तक, जब तक ये खत्म ना हो, लाइन टूट ना जाए, तब तक ये डिफरेंस सेम रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जिनका डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो ये हो गई पैरेलल लाइंस। इसका साइन क्या होता है? देख लीजिए, एक रेखा है ए बी, ठीक है, ए बी, समांतर का चिन्ह होता है ये, 2 सीधी रेखाएं, ये समांतर है सी डी के। समझ में आया कि नहीं आया? समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जिनके बीच में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, बस इतनी सी बात है। समांतर रेखाएं समझ में आ गई, ठीक है। अब समांतर रेखाओं पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं। समांतर रेखाओं का क्या होता है कि कोई हल नहीं होता। देखिए मान लीजिए कोई एक रेखा है जिसका अपन को पहले का समीकरण दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहला क्या है? एक रेखा का समीकरण है। रेखा के समीकरण होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं। ये अपन इसके बाद में करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पहली रेखा का समीकरण है। और दूसरी रेखा का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी रेखा का समीकरण है। अब अपन से ये कहा जा रहा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो केस क्या बनेगा, यानी कि हल कितने होंगे, सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है। मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा केस होगा जब वह रेखाएं समांतर होगी। तो ठीक है, अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं का मतलब है, देखो ये क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2 कोफिशिएंट है। तो ये जो कोफिशिएंट होंगे ना a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये जो है ना, ये केस होता है समांतर रेखाओं के लिए होता है, ठीक है। समांतर रेखाएं बोलेगा तो इस प्रकार होगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन c2 और बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। और जो सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन,
नो सॉल्यूशंस, यानी कोई हल नहीं। देखिए डायरेक्ट पूछता है कि अगर दो रेखाएं हैं जो कि समांतर हैं तो हल कितने होंगे। हल देखो क्या क्या होता है, एक तो होता है कोई हल नहीं, एक होता है अनंत हल, और एक होता है अद्वितीय हल, ठीक है, यानी यूनिक सॉल्यूशन, और एक होता है अनेक यानी इनफाइनाइट। तो देखो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखो आप खुद समझते हो कोई हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक रेखा यहाँ जा रही है, एक रेखा यहाँ जा रही है, ये साथ साथ में चले जाएगी, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं पे काटेगी नहीं एक दूसरे को, तो हल कैसे होगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि इनमें से बताइए कि समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन होगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलो, और एक चीज और पूछ सकता है, अगर रेखाएं समांतर है, अगर रेखाएं समांतर हैं तो इनमें से हल होंगे, तो कहेंगे आप कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन, नो पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब समांतर रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और एक चीज और, छोटी सी चीज और, मैं आगे ही बताऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा बताने में अच्छा लग रहा है कि इसकी जो प्रवणता होगी वो दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर होगी। अब आप कहेंगे प्रवणता क्या फफूंद है, ये क्या चीज है। अरे देखो, प्रवणता कुछ नहीं है, इसे स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढाल, यानी देखिए जैसे ना ये एक रेखा यहां से है, एक कोण बनाते हैं, तो ये किस ढाल पे झुका हुआ है, ये किस ढाल पे झुका हुआ है, वह इसकी क्या होती है, प्रवणता होती है। ये होती है स्लोप, होता है, इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। तो ये जो स्लोप होगी ना, दोनों की बराबर होगी। जब भी दो लाइंस, इसको हटा दो यहां से, जब भी दो लाइंस पैरेलल होगी तब प्रवणताएं बराबर होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से समझेंगे, यहां बता दिया मैंने आपको, दोनों प्रवणताएं बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये मैंने आपको बता दिया पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, यानी लंबवत रेखाएं। सेकंड नंबर पे आता है परपेंडिकुलर लाइन, यानी क्या होता है, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। अब लंबवत रेखाएं आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, लंबवत का मतलब ये एक दूसरे पर लंब होगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ठीक है, यानी AB है और CD है, अगर ये आपस में इस तरह से काटे, इस तरह से इंटरसेक्ट करें, तो ये क्या हो जाती हैं, अगर वो 90 डिग्री पे काटती हैं तो ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस होगी, और ये हिंदी में से कहते हैं लंबवत रेखाएं। समझ में आ रहा है। अरे भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, जीरो से स्टार्ट किया है, मजा आ जाएगा, देखना, सच कह रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक करके इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तब ये रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाएगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और हाँ, एक छोटी सी बात और, कि इन दोनों की जो प्रवणताएं हैं, इन दोनों की प्रवणता गुणा करेंगे ना जब इनको, M1 और M2 को, तो ये -1 देती है। जब दो रेखाएं लंबवत होंगी, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, दो रेखाएं AB और BC लंबवत हैं, यानी परपेंडिकुलर हैं, आप इनमें से बताइए कि उनकी प्रवणता के बीच में क्या रिलेशन होगा। एक ऑप्शन दे देगा आपको M1 बराबर M2, एक दे देगा M1 इंटू M2 बराबर 1, एक देगा आपको M1 इंटू M2 बराबर -1, और एक देगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन बन गया, आपने क्या कर दिया, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन मैंने तो पढ़ाया है M1 इंटू M2 बराबर -1 होता है, आगे भी पढ़ाऊंगा, यहाँ भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है इसका, स्ट्रेट लाइन का ही टाइप चल रहा है ना। एक होती है तिर्यक रेखा, क्या होती है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक रेखा कुछ नहीं होती है, बस ये लाइन होती है, यानी थोड़ी सी तिरछी होगी, सीधी ही, क्योंकि टाइप अपन किसकी पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस के, तो इसके अंदर तिर्यक रेखा का मतलब कोई तिरछी लाइन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है, क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, बोले तो प्रतिच्छेदन रेखाएं। देखिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बायलैंग्वेज चल रहा हूं मैं, है ना। प्रतिच्छेदन रेखा का क्या मतलब है कि जब भी कोई दो रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काटे और वह एक ही बिंदु पर कटे, जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इस तरह से काटे कि उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, तो प्रतिच्छेदन रेखा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे क्या पॉइंट एक ही हो सकता है, नहीं, पॉइंट एक नहीं हो सकता, पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप कहेंगे कि भाई इसकी संख्या कितनी होगी,
तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स होते हैं उनको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, जब भी कोई दो रेखाएं होगी वो काटेगी तो उनमें से कितनी रेखाएं होगी जो काटेगी? अनंत रेखाएं हो सकती है, अनंत रेखाएं होगी, लेकिन वो जब भी कोई एक बिंदु पर काटेगी तो वो कितनी होगी? दो होगी, यानी सभी में से अपन को दो रेखाएं चुननी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए n है, n पॉइंट्स पर काट रही है। किस पर काट रही है? n पॉइंट्स पर काट रही है, यानी n पॉइंट्स क्या है? n प्रतिच्छेदन पॉइंट्स हैं, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है NC2। बस इतना सा ध्यान रखिए। समझ रहे हो? नहीं समझे कि n रेखाएं हैं, n क्या है? पॉइंट्स नहीं है, n लाइंस है, n लाइंस है। अब n लाइंस हैं तो आप कहेंगे कि प्रतिच्छेदन बिंदु कितने होंगे? क्वेश्चन में आएगा कि मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन कराता हूं आपको। एक क्वेश्चन एग्जाम में बन गया कि 7 लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बताइए। क्वेश्चन बन गया और ऑप्शन में दे देगा, आपको कुछ भी दे देगा, ऑप्शन है ना। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? NC2, फॉर्मूला याद रखेंगे NC2। ठीक है, समझ रहे हो? यानी 7 लाइनें हैं, टोटल 7 लाइनें हैं, तो उसमें से 2 ही तो चुनेंगे आप इंटरसेक्ट कराने के लिए। भाई 2 ही तो इंटरसेक्ट करेंगी ना, एक यहां से आएंगी, एक यहां से आएंगी। अब लाइन 7 दे दी, 7 लाइनें दे दी, यानी 7 रेखाएं दे दी। अब 7 रेखाओं में बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो कैसे निकलेगा? NC2। n का मतलब कितनी भी रेखाएं हो, c का मतलब होता है चुनना। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आएगा, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो NC2 इसका फॉर्मूला बस सीधा सा आप याद रखो, मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन ये होता है सॉल्व करने का, बाद में इसको खोल के पढ़ेंगे आराम से। पर NC2 का क्या होता है? n(-1/2)। अपन को क्या दे रखा है? 7 दे रखा है, तो 7 1/2 कितना हो गया? 7 × 6/2। 2 से ये 3 बार 7 3 21, यानी 21 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे अगर 7 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो। ठीक है, पॉइंट कितने होंगे? 21 होंगे। कैसे होंगे? NC2 के फॉर्मूले से होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर कितनी भी लाइंस दे दे, मान लो 50 लाइन दे दे, 60 लाइन दे दे, 70 लाइन दे दे, आप क्या करोगे? मान लीजिए 70 दे दिया, 70 दे दिया, ठीक है 70 है, ठीक है 70 दे दिया, तो आप करेंगे 70C2। 70 में से कोई 2 रेखाओं को चुनेंगे, तो 70 -1/2, तो 2 से कितनी बार हो गया? 35 बार, तो 35 इंटू कर लीजिएगा 69, है ना। इतने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएंगे कितने? 35 × 69, बराबर में देख लीजिएगा कितना भी आता है ना। ठीक है, मेरा समझाने का उद्देश्य यही था कि जितनी भी लाइन हो उसको C2 कर दो, यानी उनमें से कोई 2 रेखाओं को चुन लो। इसको किस तरह से चुनते हैं? n(-1/2) से। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रतिच्छेदन हो गया, तिर्यक हो गया। अब एंगल के बारे में पढ़ ले, रेखाएं कंप्लीट हो गई। एंगल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई वृत्त, ऐसा सर्कल जिसकी ना कोई रेडियस हो, ना कोई हाइट हो, ना ही कोई विड्थ हो, ठीक है, तो वो पॉइंट होता है। और पॉइंट क्या होता है? इस तरह से दर्शाते हैं इसको, पॉइंट को। दिख रहा है पॉइंट? ठीक है भैया, दिख रहा है। अब ये भी है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो देखो ये होता है कि संरेख बिंदु। क्या होता है? संरेख बिंदु, यानी कॉनकरेंट पॉइंट। कॉनकरेंट थोड़ी होता है, एक सेकेंड, कोलिनियर होता है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ कोलिनियर, अच्छे से लिख लो इसका यहाँ पे। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु का मतलब होता है कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब है? यानी बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक सीधी रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, समझ में? देखो ये बिंदु है, ये कोई लाइन है, एक ही लाइन है, सीधी लाइन है, ठीक है, इस पर बिंदु रखा हुआ है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है। तो ये सारे जो बिंदु है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये सब क्या है? कोलिनियर है, यानी एक सीधी रेखा पर ही स्थित है। कोलिनियर पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट होता है एक संगामी बिंदु। क्या होता है? संगामी बिंदु। संगामी बिंदु को बोलते हैं कॉनकरेंट पॉइंट्स।
क्या, कॉनकरेंट पॉइंट्स। ठीक है, छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल छोटी छोटी माइनर चीजें हैं। देखिए कॉनकरेंट का मतलब ये होता है कि एक रेखा है, इस पर ये काट गई, ये कट गई, ये कट गई, यानी इसका बिंदु तो एक ही है ना, ये बिंदु तो एक ही है ना। थोड़ा बड़े में समझा दूं क्या, ये देखो कॉनकरेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये एक बिंदु है, यहां से एक रेखा जा रही है, ठीक है, वो दूसरी रेखा भी इसकी इसी बिंदु से जा रही है, और तीसरी रेखा भी इसी बिंदु से जा रही है, और चौथी भी इसी बिंदु से जा रही है। इससे अनंत लाइनें, इनफाइनाइट लाइंस अगर एक ही बिंदु से गुजर रही है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, कॉनकरेंट पॉइंट। कॉनकरेंट पॉइंट यानी संगामी बिंदु कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, संगामी बिंदु। ठीक है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया, एक सेकेंड। एक होता है कोप्लेनर पॉइंट। क्या होता है, कोप्लेनर पॉइंट। क्या होता है, कोप्लेनर पॉइंट। पॉइंट्स कर लो, है ना, यानी हिंदी में से बोलते हैं समतलीय। क्या बोलते हैं दोस्तों, समतलीय पॉइंट्स, समतलीय बिंदु। अब समतलीय का बिंदु क्या होता है, एक कोई तल है, कोई प्लेन है। प्लेन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक प्लेन है और ये 2D है। 2D का मतलब समझते हो, एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। 2D का मतलब ये है कि अगर ये यहां से आगे बढ़ाता हूं, ये और ये आगे बढ़ाता हूं, ये तो है x और ये है y, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, तो अगर ये x और y में स्थित है तो ये क्या है, 2D प्लेन है। ज्यादा ध्यान नहीं रखना आपको, ये कोई प्लेन है, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, एक ही तल में है, यानी एक ही प्लेन में है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, समतलीय बिंदु, कोप्लेनर पॉइंट्स। बस इतना सा ध्यान रखना है, दिमाग में रख लेना, थोड़ा सा दिल में रख लेना, दिमाग में रख लेना, कहीं भी रख लेना। ठीक है, ये पॉइंट, ये क्या है, एक तल है, ये क्या है, एक प्लेन है, प्लेन। ठीक है, और उसमें रखे हुए ये सारे के सारे बिंदु हैं, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर पॉइंट्स हो जाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, रख लोगे दिमाग में, कहीं भी कोने में डाल देना इसको। ठीक है, चलो अब रेखाएं मैंने पढ़ा दी आपको, रेखाएं हो गई है। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, तिरक रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं आया था। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, तिरक रेखा जो कि बस ऐसे तिरछी लाइन होती है। ठीक है, समझ में आ गया, स्ट्रेट होगी लेकिन कोई तिरछी लाइन होगी। ठीक है, चलो ये भी आ गया। हाँ, ये भी बता दिया। रे, एक चीज और, छोटी सी चीज और समझ लो। मैंने आपको क्या बताया था, एक तो रेखा बताई थी, एक रेखा खंड बताया था, लाइन बताया था, लाइन सेगमेंट बताया था। ठीक है, क्या क्या बताया था, वापस से एक बार देख लो। ये एक लाइन बताया था, एक लाइन सेगमेंट बताया था, रेखा बताई थी, मतलब रेखा खंड बताया था, रेखा खंड। ठीक है, चलो देखो, है ना, एक रेखा बताई थी, एक रेखा खंड बताया था। क्या क्या होता है, ये इसका कोई बिंदु फिक्स नहीं होता, ये आगे चलती जाती है, बढ़ती जाती है, आगे बढ़ा दो चाहे पीछे बढ़ा दो। सेगमेंट में क्या था, इसका कोई टुकड़ा, इस तरह से कोई टुकड़ा, ये फिक्स होता है। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। अब एक चीज नहीं आती है, रे। रे क्या होता है, रे क्या होता है भाई, किरण। ठीक है, किरण, किरण। अब सूर्य की किरण सभी को पता होगा, रेज ऑफ सन, सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणों का मतलब क्या है, मैथ्स में क्या होता है कि किरण बोला जाता है, तो किरण का मतलब ये होता है कि यहां से स्टार्ट तो हुई है ये, अब ये कहां तक जाएगी हमें कोई पता नहीं। सूर्य से स्टार्ट हुई, समझ लो, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये मान लो यहाँ पे सूर्य है, लो भाई छोटा मोटा सूर्य है, सौर परिवार का बाप है ये, है ना। ठीक है, तो ये सूर्य है, यहाँ से किरण निकली, एक किरण निकली, वो कहाँ जाके रुकेगी आपको पता है क्या, कोई कहेगा भाई ये तो जमीन पे आके रुक जाएगी। देखो पता है कि जमीन पे आके रुक जाएगी, भाई किसी को नहीं पता, जमीन पे आके तो परावर्तित हो जाएगी। वो साइंस में पढ़ा है ना कि कोई भी किरण अगर एक तल पे आती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है। इसलिए किरण का बताने का उद्देश्य ये है, देखो मान लो ये भी ए बी है, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। ठीक है, इस सूर्य को हटा दूं क्या, सूरज दादा आप जाओ, चलो रात हो गई, सूरज गया, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका एंड पॉइंट पता नहीं है। ठीक है, ये भी ए बी है। अब देखो क्या है, कहने का मतलब ये है कि लाइन को अगर दर्शाएंगे तो ए बी, इसके ऊपर इस तरह से अपन लाइन खींचेंगे, दोनों एरो वाली। ये हो गई रेखा, ये हो गया रेखाखंड, यानी ए बी के ऊपर केवल एक सीधी सी लाइन, समझ लो।
और एक होता है किरण जिसको अपन इस तरह से दर्शाते हैं, यानी एक तरफ से खुला हुआ है एक तरफ से बंद है। यहाँ से तो खुला हुआ है जाता जा रहा है, यहाँ से बंद है वापस नहीं आ सकता ये, ठीक है। यहाँ से ये ताला लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो हो गया लाइन सेगमेंट रेखाखंड, ये हो गया रेखा लाइन, और ये हो गई किरण यानी रे हो गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे दूं, देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन वैसे लास्ट में लेना चाहिए था लेकिन चलो बीच में ले लिया। एक क्वेश्चन ले लो, देखो क्वेश्चन में कह दिया कि इनमें से, क्वेश्चन में बोल रहा हूं लिख नहीं रहा, इनमें से बताइए कि रेखा का या किरण का साइन क्या है। ऑप्शन दे दिया आपको ए बी के ऊपर ये लाइन, ए बी के ऊपर ऐसी लाइन, तीसरा दे दिया ए बी के ऊपर ये लाइन, और डी दे दिया आपको ये, ठीक है। अब बस देखो मान लो किसी ने पढ़ाया नहीं, आपको नहीं पढ़ाया आपको, और आपको कह दिया इसमें से किरण ढूंढो, ये बी है ना, किरण ढूंढने के लिए कह दिया, तो कोई तो ये लगाएगा, कोई ये लगाएगा, कोई ये लगाएगा, कोई ये भी लगा देगा, कई महाशय तो होंगे ये भी लगा देंगे, अरे ये तो कौन होता है सबको पता है। तो देखिए समझाने का उद्देश्य इतना सा है, आप कहेंगे छोटी छोटी चीजें बता रहा है, कहाँ तक लेके जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसको इतना आगे तक लेके जाएंगे, ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए किरण क्या है, किरण अपना ये है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, आप जाके चलती जा रही है, लेकिन यहाँ से बंद है, ठीक है। ये क्या है, ये रेखा है, ये क्या है, रेखाखंड है, ये क्या है, ये तो कोण है, कोण को ऐसे तो दर्शाते हैं भाई, ठीक है। तो ये कोण हो गया, चले समाप्त हो गया। ये हो गई किरण, ये हो गई रेखाखंड रेखा, और ये हो गया रेखाखंड, ठीक है, लाइन सेगमेंट, समझ में आ गया। अरे भाई यहाँ तक कोई परेशानी थोड़ी है। अब आगे चले क्या, आगे अपन कोण ले लें आज, चलो कोण भी ले लेते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, कोण के बारे में बता देता हूँ आपको। लाइंस पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखिए कोण, एंगल, एंगल्स यानी कोण। कोण के बारे में मैंने आपको बता दिया था, दो रेखाएं हो उनका एंड पॉइंट अगर सेम हो तो वैसी आकृति कोण कहलाती है, ठीक है। यानी एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये यहाँ पर इनका एंड पॉइंट एक ही है, तो ये थीटा होता है, यानी कोण होता है। अब इसके प्रकार देखो, इसके प्रकार क्या है, आ जाओ चलो। पहला प्रकार सबका चहेता समकोण, ठीक है, समकोण। अब समकोण का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे राइट एंगल। क्या कहते हैं दोस्तों, राइट एंगल। अब राइट एंगल का मतलब कुछ भी नहीं है, कोई भी अगर दो रेखाएं हो इस तरह से हो कि इनका जो एंड पॉइंट है इस तरह से इनको मिलाए कि बीच में कोण 90 डिग्री का बने। कितना बने, 90 डिग्री का बने। यहाँ पे चांदा रख के देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या, समकोण क्या है, 90 डिग्री का कोण है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, समकोण के बाद आता है क्या, न्यून कोण। न्यून कोण, अब न्यून कोण क्या है, न्यून कोण का मतलब होता है इंग्लिश में एक्यूट एंगल। क्या होता है फ्रेंड्स, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का क्या मतलब है, अरे भाई देखो मैंने आपको भी एक चीज बताई थी, मैं डॉट डॉट से यहां पे दर्शा रहा हूं कि ये थी 90 डिग्री, था 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां से अगर कोई मैं एक रेखा और खींचूं और जो ये वाला कोण है ये अपना एक्यूट एंगल होगा। क्यों होगा, एक्यूट एंगल की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो। यहाँ पर ये कोण जो है सीधी रेखा, ये क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, उससे कम हो। यानी देखिए यहाँ पर अगर मैं थीटा मान लेता हूँ इसको ना, थीटा ये रहा, तो ये जो थीटा है ना वो 0 से तो ज्यादा होगा, 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। वही कोण क्या कहलाएगा, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। न्यून कोण भी समझ में आ गया, राइट एंगल भी समझ में आ गया, न्यून कोण समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नया कोण है क्या, बताओ, आ गया होगा माइंड में, अधिक कोण। क्या, अधिक कोण, अधिक कोण इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहते हैं, जो भी है ऑब्ट्यूज एंगल है ना। तो देखिए ये होता है कि मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि ये होता है 90 डिग्री का कोण। देख लेना भाई, चांदे से नहीं बना रहा मैं ना, 90 डिग्री मान लेना इसको, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री, यहाँ पर 0 होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये भैया जी मुझे तो लग रहा है 180 होता होगा, चलो नहीं अपन को नहीं पता यहाँ पे क्या होता है, छोड़ो, नहीं पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण मैंने निकाला ये, यानी इस प्रकार से एक बड़ा कोण थीटा,
समझ में आया? मैंने एक चांदा रखा, दिमाग में रख लिया चांदा, चांदा रखा, यहाँ से एक कोण निकाला, पता नहीं कितने डिग्री का निकाला, लेकिन निकाल लिया। अब ये जो कोण है ना वो अधिक कोण है। कैसे है? डेफिनेशन सुनो। अधिक कोण वह कोण होता है जो कि 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। समझ में आया? 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। यानी कि कोण है थीटा, 90 डिग्री से तो क्या है? अधिक है। थीटा है, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? थीटा की तरफ। 90 डिग्री से बड़ा है और छोटा किससे है? 180 डिग्री से। क्लियर हो गया कि अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। यहां देख लो, 90 डिग्री था, उससे थोड़ा सा अधिक बना, थोड़ा ज्यादा बना तो अधिक। 90 से अधिक यानी अधिक कोण, ठीक है। 90 से कम यानी न्यून कोण। कम का मतलब न्यून होता है ना, एक्यूट एंगल, और ये ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये 180 डिग्री है। अब देखिए एक कोण और आता है अगला, क्या कोण? चौथा कोण आ रहा है अब, ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण, या इसे एक और चीज बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण, ठीक है। ये क्या होता है? देखिए एक सेकेंड, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल ये क्या होता है कि यहां पे पॉइंट है, मैंने यहां पे क्या रखा? एक चांदा रख दिया, D रख दिया, ठीक है। अब देखो ये जो है इस तरह से खींचा, अगर देखो बताता हूं मैं आपको, देखिए एक सेकेंड, ये लो, ठीक है। यहां पे होता है 0 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब जो ये सीधा है यानी ये पूरा कोण, यहां से लेकर यहां पे पूरा कोण, ये पूरा कोण, यानी मान लो अगर मैं यहां पर आपका क्या लिख रहा हूं? O लिख रहा हूं, यहां पे B लिख रहा हूं, यहां पे A लिख रहा हूं, यानी ये जो कोण है ना AOB, पूरा सीधा कोण, ये कितना डिग्री का कोण है? ये है 180 डिग्री का कोण। तो कहने वाली बात यह है कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो यानी सीधी रेखा हो बिल्कुल, तो वो क्या कहलाएगा? सरल कोण कहलाएगा, ऋजु कोण कहलाएगा, स्ट्रेट कोण कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। समझ में आ गया? स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण, सरल कोण, कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण। इतना सा रख लो, दिमाग में रख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कोण पे चलते हैं, रिवर्स कोण, रिवर्स एंगल यानी प्रतिवर्त एंगल कोण, यानी कितने नंबर का चल रहा है? 5वां या 6वां, यार देख लेना ना, जितना भी है। रिवर्स, रिवर्स एंगल यानी क्या? प्रतिवर्त कोण। आ जाइए, प्रतिवर्त कोण का कोण मतलब क्या है? देखिए ये लाइन है, ये लाइन सीधी है ना, और ये कोण बन गया अपना, इस तरह से बन गया, ठीक है। अब कोण यहां से थोड़ी ना अपन, ये कोण है, ये चांदा सीधा रख रखा है, तो ये जो कोण है ना पूरा, ये जितना भी कोण होगा वो कहलाएगा रिवर्स कोण यानी प्रतिवर्त कोण, प्रतिवर्त कोण, रिवर्स एंगल, ठीक है। सही बता रहा हूं मैं? रिफ्लेक्स, थोड़ा सा गलत बता दिया, देखो है ना, मैं चेक कर लेता हूं, तो गलत बताने से मतलब नहीं है, गलत बताने से अच्छा है थोड़ा सा देख लो क्या होता है इंग्लिश में इसका मतलब। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्त, यानी ये जो पूरा कोण है ये क्या कहलाएगा? रिवर्स कोण कहलाएगा। इसका मतलब क्या होता है? ये जो थीटा है ना, यहाँ पे थीटा है, इसका मतलब ये होता है कि 180 डिग्री से तो अधिक हो, 180 डिग्री से, यहाँ पे देखो ये जो लाइन मैंने डॉट डॉट करके दिखाई, ये पूरा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री से थोड़ा अधिक बन गया, थोड़ा नीचे बन गया, तो 180 डिग्री से अगर अधिक हो और 270 डिग्री से कम हो, सही बात है, या डायरेक्ट लिखो 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम हो, 180 से नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 360 डिग्री से कम होगा, तो वह कोण क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्त कोण कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसके बाद एक लास्ट कोण, और वैसे है तो नहीं लेकिन मेरी तरफ से एक जोड़ लो, होता है वो, है ना, वह कोण है पूर्ण कोण। क्या? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब होता है, बस इतना सा याद रख लो, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री का कोण, ठीक है। पूरा जब घूम के आ जाएगा ना वो 360 डिग्री का हो जाएगा, जीरो डिग्री भी हो जाएगा, 360 डिग्री भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एंगल की कहानी खत्म। अब एंगल कितने प्रकारों के होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके एक दो प्रकार और चलते हैं। दो प्रकार क्या चलते हैं? एक तो चलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
ये क्या होता है, पूरक कोण। क्या चीज होती है, पूरक कोण। दो होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। पूरक कोण होता है, संपूरक कोण होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी और कुछ है, एक बार देख लेते हैं कितना है और बचा अपना कहानी। हाँ, ये दो चीजें बची है अपनी, केवल पूरक और संपूरक। इसका मतलब ये होता है, पूरक कोण का मतलब होता है अगर दो कोण पूरक कोण होंगे, दो कोण पूरक कोण होंगे तो उन दोनों का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। समझ में आया? बताता हूं। देखो यहां से ये कोण क्या है, एक 90 डिग्री का कोण है, सबको पता है ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब यहां से एक मैंने ये कोण मान लिया x, ये मैंने मान लिया y। दो कोण दिख गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, x कोण और y कोण। इन दोनों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बस इतना से ध्यान रख लेना कि पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, या मैं कहूं कि दोनों का अंतर 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन से पहले आप सप्लीमेंट्री भी समझ लो। दोनों का योग कितना होगा, इसमें क्या होगा, दोनों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब दूसरा है सप्लीमेंट्री, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे इसके, है ना, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले लेंगे। सप्लीमेंट्री स्पेलिंग देख लेना भाई, मेरे को नहीं पता सही लिख रहा हूं कि नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। संपूरक कोण का क्या मतलब है, ऐसे दो कोण, ये दो ही होंगे गिनती में, है ना, पूरक हो चाहे संपूरक हो, गिनती में दो ही कोण होंगे। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग दोनों कोणों का 180 डिग्री होगा। यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वे कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक। यानी संपूरक, पूरा कोण 180 डिग्री का। ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, डिनोट कर दें। इसको डिनोट ऐसे करेंगे कि एक ही लाइन है, यहां से आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, लो बिंदु 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 से दर्शा देता हूं, है ना। ये क्या है, एक अधिक कोण है, अधिक कोण है कि नहीं है। और ये पूरा क्या है, ये 100 डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। चलो लो इसको इस तरीके से दर्शाता हूँ आपको, जिससे क्लियर हो जाए फंडामेंटल इसका। ये क्या है, एक 180 डिग्री का कोण है कि नहीं है, 180 डिग्री का कोण है ना। क्या है, ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। तो यहां से एक लाइन आई, यहां पे दो लाइनें आई और कह दिया आपको कि संपूरक कोण है। एक तो ये हो गया x, ये हो गया y, x कोण और y कोण, ये दोनों अगर संपूरक हैं तो क्या कंडीशन होगी, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दुख, कोई समस्या, कोई दिक्कत कुछ नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। संपूरक कोण समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया, पूरक कोण समझ में आ गया। इंग्लिश वाले देख लो, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का योग 90 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लो, फिर इसको अपन करेंगे वाइंड अप। अब करेंगे कल एक बढ़िया सी चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि जब दो लाइनों को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे, उस तरह से कुछ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसका क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ देखो, मान लो क्वेश्चन आया, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन आ गया कि 15 डिग्री कोई एंगल है, कोई एंगल, यहां पे मैंने लिखा एंगल यानी कोण, 15 डिग्री का कोई कोण है, इसका संपूरक कोण बताइए। संपूरक यानी सप्लीमेंट्री क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, दोनों कोण 180 डिग्री के होंगे। तो क्या बोल रहा है कि 15 डिग्री का एक कोण है तो इसका संपूरक क्या होगा। तो मैंने सीधा लिखा कि 180 डिग्री माइनस 15 यानी 165 डिग्री, 165, हाँ 165 डिग्री इसका क्या होगा, संपूरक होगा। समझ में आ गया, संपूरक कोण क्या होगा इसका। इसमें से मैंने 180 घटा दिया, क्यों, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो घटा दिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, लो आ जाओ। दो कोण दे दिए, कौन कौन से दे दिए, एक दे दिया 2x प्लस 17 है ना, हाँ 17। ठीक है, ये कोण है एंड दूसरा कोण है x प्लस 4 डिग्री। ऊपर डिग्री लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पूरा कोण है भाई, है ना, ठीक है ना। ये दोनों कोण है और कह दिया कि ये क्या है, पूरक कोण है। क्या कह दिया, ये पूरक कोण है, बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि ये दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री है तो x की वैल्यू बताइए। क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया अच्छा वाला, टाइम टेकिंग भी है थोड़ा। कैसे है, अगर ये दोनों पूरक कोण है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण में दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, तो इनको दोनों को जोड़ दो बस। क्या है, 2x प्लस 17 प्लस x प्लस y, दोनों कितने, सब ये कितने प्रकार, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया 3x बराबर 90
माइनस 17, 17 ही घटेगा इसमें से, ठीक है। 10 में से 7 गया तो 3, और ये हो जाएगा 8 में से 1 गया तो 7, सही है ना, 73, सही बात है। 17 और 4, x प्लस 4 था क्या यहाँ पे? चलो ठीक है, अपन ने जो किया वैसे यहाँ पे x प्लस 4 था, ये लो क्वेश्चन में x प्लस 4 था, मैंने y लिख दिया, ठीक है। x प्लस 4 था तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना। तो 90 माइनस 21, तो 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे बचेगा कितना, 8 में से 2 गया तो 6, 69। तो 3x बराबर 69, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई। दो कोण थे, 2x प्लस 17 डिग्री, x प्लस 4 डिग्री। दे रखा था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। अपन से x की वैल्यू पूछी थी, 23 आ गई, ठीक है, क्लियर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि वह एंगल ज्ञात कीजिए, वह एंगल ज्ञात कीजिए जो कि अपने संपूरक कोण का, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ना, जो कि अपने संपूरक यानी कि ब्रैकेट में लिख रहा हूं सप्लीमेंट्री कोण का 7/11 है, ठीक है। यानी ऐसा एंगल बताओ जो अपने संपूरक कोण का, अपने संपूरक कोण का 7/11 है। तो मैंने मान लिया कि वो कोण है x और इसका संपूरक कोण है y। इसका आंसर कर रहे हैं अपन, है ना, सोल्यूशन। वह कोण है x जो एंगल है, अपना संपूरक कोण यानी y मान लिया। ये दोनों क्या है, आपस में 7/11 है। सीधी सी बात है ना कि वह कोण अपने संपूरक कोण का 7/11 है। या इसको देखो बच्चों की तरह करूं, छोटे छोटे बच्चों की तरह, कि ऐसा कोण बताइए जो अपने संपूरक यानी कि y, ये संपूरक कोण, उसका 7/11 है। तो सीधी सी बात है कि x और y का अनुपात 7/11 आ गया। अब आपको पता है कि दे रखा है संपूरक है यानी सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का कोण होना चाहिए पूरा। तो 11 और 7 कितना, 18। ये 18 क्या अनुपात है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। संपूरक है ना, सप्लीमेंट्री है, तो एक अनुपात का मान आ गया 10 डिग्री। अब एक अनुपात का मान 10 डिग्री आ गया, पूछ क्या रहा है, वह एंगल कौन सा था, x था। तो x का क्या है, 7 अनुपात है, तो 7 और गुणा को 10 कर दो, 70 डिग्री। एंगल क्या आ गया, 70 डिग्री। समझ में आ गया, 70 डिग्री क्या होगा, वह एंगल होगा जो अपने संपूरक कोण का कितना है, 7/11 है। भले आप देख लो y कितना हो जाएगा, इसमें y हो जाएगा 11 इंटू 10, 110। तो ये इसका क्या है, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण का 7/11 करके देख लो, 11 ये 10 बराबर 70 डिग्री आ गया ना, कि वह कोण 70 डिग्री है, वह कोण 70 डिग्री है जो अपने संपूरक कोण का 7/11 है। क्लियर। अरे इतनी सी चीज याद रखनी है कि जब भी संपूरक कोण आएंगे तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जब भी पूरक कोण आएंगे तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लो, और ये अच्छा क्वेश्चन, एक और बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए ऐसे कह रहा है कि दो कोण हैं जिनका दो पूरक कोणों का अंतर बराबर 24 डिग्री है। कितना है, 24 डिग्री है। क्या है डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना है, 24 डिग्री है। अपन से पूछ रहा है कि दोनों का क्या, दोनों कोण बताइए, अलग अलग कोण बताने हैं, ठीक है। यहां अगर मैं कहूं कि वह कोण बताना है, जो कोण होता है ना, मतलब सीधी सी बात है, एंगल पूछ रहा है अपन से, संपूरक कोण नहीं पूछ रहा, एंगल पूछ रहा है। तो देखो क्या होता है, इसमें दे रखा है इन दोनों का अंतर, मैंने x और y मान लिया, x और y, इनका अंतर कितना है, 24 डिग्री। एग्री हो, एग्री करते हो। और अगर मैं अपनी तरफ से लिखूं कि इन दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री है, कोई मुझे कहेगा कि गलत लिख रहे हो, नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का योग 90 डिग्री तो होना ही होना है, ठीक है। अब अपन से क्या पूछ रहा है, वह एंगल, तो एंगल क्या होता है, x होता है, ठीक है। और y क्या होगा, इसका पूरक कोण होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अपन दोनों निकाल देते हैं, पूछ जो भी रहा हो, ठीक है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको काटा पीटी थोड़ी करेंगे भाई, देखो मुझसे पढ़ा है तो डायरेक्ट करेंगे आप। कैसे होगा, x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगेगा, तो दोनों को जोड़ लो, 90 और 24 कितने होते हैं, 114/2, कितना आ गया, 57 डिग्री।
ठीक है, अब चाहो तो इसमें से 90 में से घटा दो इसको, चाहे तो डायरेक्ट निकाल लो y का मान। y का कैसे निकलता है, इनको इसको घटाकर 2 का भाग देना पड़ेगा। 10 में से 4 गया तो 6 और 8 में से 2 गया तो कितना 6/2 कितना आ गया 33 डिग्री। तो एंगल तो है 57 और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 33। क्या आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया कि दोनों का अंतर 24 डिग्री था, मैंने दोनों का योग 90 डिग्री रख दिया, x और y का मान निकाल दिया। x का मान निकलती 57 डिग्री, अब चाहे इसको 90 में से घटा दो, उसका सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आ जाएगा 33 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए तो देखिए आज के सेशन को अपन यहीं तक रखते हैं, अब कल पढ़ेंगे कुछ अच्छी नई चीज। देखिए यहाँ पर है ना, आज जो मैंने पढ़ाया आपको काफी जीरो से स्टार्ट किया है। किससे स्टार्ट किया है, जीरो अंडे से स्टार्ट किया है। और मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये आता भी होगा, कई लोगों ने अपनी यादें ताज़ा कर ली होगी 8th 9th क्लास की, 7th 8th 9th क्लास की, है ना, कि ऐसा भी होता है, भूल गए थे याद आ गया। तो चलो ठीक है, जैसा भी है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए मिलते हैं अगले सेशन में, करेंगे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट चलेगा, तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।